रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। बात सन 60 के दशक की है। सन 60 के दशक की बात मैं 1960 की नहीं कर रहा, बात सन 60 की कर रहा हूं, जब रोम में एक साम्राज्य था, नीरो का साम्राज्य। पूरे देश में, पूरे रोम में धधक धधक के आग लगी हुई थी, मगर नीरो जो वहां का सम्राट था वो सारंगी बजा रहा था, वो बंसी बजा रहा था और उन लोगों को आईना दिखा रहा था जो उसकी बात माना करते थे। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जब रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था, तो वो आग खुद नीरो ने लगवाई थी, और वो आग सिर्फ इसलिए लगवाई थी कि मैं इस देश का सबसे शक्तिशाली राजा हूं और दुनिया को यह पता चल सके कि एक महाराजा, एक राजा, एक सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। रोम में जब आग लगी, पूरा देश धधक धधक के जल रहा था, मगर नीरो को उसकी परवाह ना थी। नीरो एक सेफ जगह, एक सुरक्षित जगह खड़ा होकर बंसी बजा रहा था, अपने देश की बर्बादी का वो आईना देख रहा था, लोगों को आईने दिखा रहा था। आज वही हाल मेरे हिंदुस्तान का है। जब किसान 3 महीने से रोडों पर पड़े हैं, 38 से ज्यादा किसानों ने अब मौत के घाट उतर गए, 38 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। एक किसान और एक सिख गुरु ने आत्महत्या कर ली, फिर भी सरकार उनकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। सरकार ये नहीं जानना चाहती कि तुम्हें आखिर करना क्या है। जो ये काले कानून हैं, इन काले कानूनों के खिलाफ तुम्हें कुछ करना भी है या नहीं। लेकिन सरकार का सिर्फ एक काम है। सरकार ने 700 रैलियां निकालने का आह्वान कर दिया और कह दिया कि इस कानून को समझाने के लिए हम 700 जगह मीटिंग करेंगे, 700 पंचायत करेंगे, देश के कोने कोने में जाएंगे, मगर काले कानून को हम वापस नहीं लेंगे। तो मोदी सरकार आखिर ये चाहती है कि हम इस कानून को तो लागू रखेंगे, लोगों को हम समझा तो सकते हैं, मगर हम इस काले कानून को वापस नहीं लेंगे। चाहे किसान मरे, चाहे खेत में जवान मरे, कोई भी मरे, उन्हें इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। उन्हें सिर्फ फर्क पड़ता है तो इस चीज से कि तुम्हारी बेइज्जती ना हो जाए। अगर तुमने ये कानून वापस ले लिया तो तुम्हारी इज्जत खत्म हो जाएगी। लोग ये कहेंगे कि देखो, मोदी सरकार ने कानून पारित करने के बाद, बिल पारित करने के बाद, संसद से पास होने के बाद इस कानून को वापस ले लिया। मगर अगर ये किसानों के हक में है, अगर ये किसानों के लिए किया जाता है तो इसमें कोई समस्या नहीं है। किसानों के लिए 1947 के बाद से और आज तक, मैं आज तक तो नहीं कहूंगा, 2014 तक किसानों के हक में बहुत सारे फैसले लिए गए। अगर किसानों ने विरोध भी किए, किसानों ने धरने दिए, मगर किसानों की बात मानी गई, किसानों से सुलह किया गया। मगर 2014 से और 2020 चल रहा है, अभी तक ना किसानों की बात सुनी गई है, ना किसानों की बात मानी गई है, ना किसानों के ऊपर चर्चा की गई है। सिर्फ किसानों के लिए आय दोगुनी करने का एक फरमान जारी कर दिया। ये 3 कानून उन पे लाद दिए, 3 कानून उन किसानों पे थोप दिए जो किसान इस कानून को चाहते ही नहीं है, इस कानून के बारे में जानना ही नहीं चाहते, इस कानून को खत्म करना चाहते हैं। मगर उनके ऊपर ये 3 कानून थोप दिए गए, लाद दिए गए, जबरदस्ती लाद दिए गए। जब किसान कहता है कि हमें ये कानून नहीं चाहिए, तो सरकार उसको समझाने की कोशिश तो करती है, उसमें संशोधन की बात तो करती है, मगर उन कानूनों को खत्म करने की बात नहीं करती। सिख गुरु जब आत्महत्या करते हैं और अपने नोट्स में, सुसाइड नोट्स में लिखते हैं कि मैं अपने किसान भाइयों पर हो रहे इस अत्याचार को नहीं देख सकता, जो हिंदुस्तान में आज किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, मैं इस अत्याचार को नहीं सहन कर पाऊंगा और इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं, और गोली से अपने आप को मार लिया। शहीद हो गए, ऐसे 38 किसान शहीद हो गए। कोई ठंड से शहीद हो गया, कोई बीमारी से शहीद हो गया, मगर 38 जवान शहीद हो गए और सरकार अभी बात करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार के हेड ऑफिस से धरना 14 से 15 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। चारों तरफ अगर हम देखें तो 14, 15, 20 किलोमीटर से कोई भी जगह फालतू नहीं है, लेकिन सरकार उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। अपने मंत्रियों को तो भेजती है, उन किसान नेताओं को तो बुलाती है, मगर सरकार की इतनी हिम्मत नहीं हो रही जो सरकार किसानों से एक बार जाकर बात कर सके।
किसानों को बुलाया जाता है, उनको लॉलीपॉप दिया जाता है, उनको समझाया जाता है कि यह कानून ठीक है, इस कानून में कोई कमी नहीं है। मगर उनसे प्रधानमंत्री जी ना आज तक खुद मीटिंग करने गए, ना आज तक खुद मीटिंग में बैठे प्रधानमंत्री जी। जब किसी बड़े व्यापारी के बच्चा पैदा होता है, बड़े व्यापारी के घर में बच्चा पैदा होता है, प्रधानमंत्री जी उसको ट्वीट भी करते हैं और हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं शुभकामनाएं देने, उसके घर जाते हैं शुभकामनाएं देने। किसी बड़े व्यापारी की बच्चे की शादी होती है तो प्रधानमंत्री जी खुद पहुंच जाते हैं। जब पाकिस्तान जाना होता है तो बिन बुलाए पहुंच जाते हैं बिरयानी खाने। मगर जब बात किसानों की आती है, जब बात किसानों के उन काले कानून की आती है कि इस कानून को खत्म कर दीजिएगा, तो प्रधानमंत्री जी अपने हेड ऑफिस से, अपने उस बंगले से लोगों को फरमान जारी करते हैं कि ये बिल खत्म नहीं होगा। ये बिल जो बना हुआ है, इस बिल में तब्दीली तो की जा सकती है, मगर इस बिल को खत्म नहीं किया जा सकता। जब 15.3 बिलों में 15 पॉइंट हैं, 15 पॉइंट में सरकार 12 पॉइंट पे संशोधन करने के लिए तैयार है, तो 3 पॉइंट पे संशोधन करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? अगर 15 के 15 पॉइंट पे आप संशोधन करने के लिए तैयार हो भी गए तो इस काले कानून का रहने का फायदा क्या है जब आपने सभी पॉइंट्स पे संशोधन कर दिया? किसान यही चाहते हैं कि अगर हमें आगे खेती करनी है, हमें अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना खिलाना है, अपने बच्चों को हल्की फुल्की जो छोटे छोटे स्कूलों में पढ़ाना है, तो इस काले कानून को ख़त्म कराना होगा। और वो 38 लोग जो आज तक अपने घर लौट कर नहीं गए, अपने घर से आ तो गए मगर लौट कर नहीं गए, वो शहीद हो गए। वो कुछ उसमें जवान थे, कुछ बुजुर्ग थे, कुछ ऐसे लोग थे जो बीमार थे, मगर उन्होंने अपने घर की चिंता ना की। उनके घर में इस समय जो परिवार है, खाने को है भी नहीं भी है, ये देखने कोई नहीं गया। किसानों के घर में जो लोग आज बॉर्डर्स पर पड़े हैं, दिल्ली बॉर्डर पर पड़े हैं, उनके घर में खाने को है या नहीं है, ये कोई नहीं देखने गया। मगर आपको तो सिर्फ उन 3 काले कानूनों को थोपना है जिन कानून की जरूरत है ही नहीं। व्यापारियों को फायदा पहुंचाना है, अडानी को, अंबानी को, पतंजलि को, टाटा को, बिरला को, इन्हीं को तो मालदार किया है आपने। मजदूर और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। पिछले 6 साल में अंबानी की दौलत में 35% का इजाफा हुआ, अडानी की दौलत में करीब करीब 60% का इजाफा हुआ। ये कहां से आ रहा है पैसा? जब दुनिया लॉकडाउन में अपने घर में थी तो उनकी दौलत बढ़ रही थी, जब लोगों का व्यापार बंद था तो अडानी अंबानी की दौलत बढ़ रही थी, इन्वेस्टर आ रहे थे। लेकिन अंबानी ने उस समय भी जो अपने वर्कर थे, जब छोटी छोटी कंपनियां पूरी पूरी सैलरी दे रही थी अपने वर्कर को, तब अडानी और अंबानी ने अपने जो सैलरी, वर्कर की सैलरी है, उसको भी काट दिया। बाद में दी या नहीं, सुनने में आया कि बाद में उन्होंने सैलरी दी थी, मगर उस समय जिस समय उन मजदूरों को जरूरत थी उस समय तुमने सैलरी को काट दिया। तुम देश के सबसे अमीर हो लेकिन दिल से गरीब हो। तुम्हारे पास लोग काम तो जरूर करते हैं, लेकिन वो लोग काम एक मजबूरी है कि हम अंबानी परिवार में काम करते हैं, हम अंबानी ग्रुप में काम करते हैं। मगर अंबानियों को जो फायदा पहुंचाया जा रहा है, अडानी को जो फायदा पहुंचाया जा रहा है, वो हमारे नुकसान से पहुंचाया जा रहा है। जब तक हमारा नुकसान नहीं होगा, जब तक किसानों का नुकसान नहीं होगा, जब तक अंबानी अडानी को फायदा नहीं पहुंचा सकते। तो किसानों का नुकसान करने के लिए ये कानून बनाए गए। और बात रोजगार की आती है, आज रोजगार हिंदुस्तान में है कहां? वादा किया था सरकार ने कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, वहां रोजगार खत्म हो गए। नोटबंदी से आपने देश को खत्म कर दिया, जीएसटी से देश बर्बाद हो गया। और आज आपने किसानों के साथ जो अत्याचार किया है, किसानों के साथ जो अत्याचार कर रहे हो, वो अत्याचार कब तक करोगे? कब तक किसान सहेंगे? और ये धरना कब तक चलेगा? देखने वाली बात यह है कि किसान पहले उठते हैं या सरकार पहले झुकती है। किसानों से बात करते हैं तो किसान झुकने के लिए तैयार नहीं है, सरकार झुकने के लिए तैयार नहीं है। दोनों ओर से अडिग हुए पड़े हैं, कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। एक को तो झुकना पड़ेगा। किसान झुके भी क्यों? किसान की क्या कमियां हैं?
किसान की क्या गलतियां हैं? किसान ने तो हमेशा देश के लिए काम किया है, अन्नदाता बन के देश को खिलाया है, पूरे देश को पक्का पालनहार है, पूरे देश को पाला है। मगर आपने 6 साल होने के बाद, अब 6 साल आपको सत्ता में हो गए, आपने पूरे देश को तहस नहस कर दिया, आपने जीडीपी को खत्म कर दिया, आपने किसानों को खत्म कर दिया, आपने मजदूरों को खत्म कर दिया, आपने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी वो खत्म कर दिए, आपने गरीबों को 15 लाख रुपए देने की बात की थी वो खत्म हो गया, आपने काला धन वापस लाने की बात हुई थी वो खत्म हो गया, आपने अमीरों पे ज्यादा टैक्स लगाने की बात की थी वो खत्म हो गया, आपने ट्रैक्टर पे टैक्स घटाने की बात की थी वो ज्यादा हो गया, आपने बड़ी बड़ी गाड़ियों पर टैक्स घटा दिए और किसानों से जो इस्तेमाल में चीज आती हैं उन पर टैक्स बढ़ा दिए। आपने यूरिया पे, आपने खाद पे, आपने बीज पे न जाने कितने कितने ज्यादा टैक्स बढ़ा दिए। किसानों को बर्बाद करने के लिए आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने गन्ने का भुगतान, उत्तर प्रदेश का लगभग 8,000 करोड़ रुपए बाकी है, आपने उसके बारे में आज तक बात नहीं की। धान की जो फसल है पंजाब में होती है, सबसे ज्यादा धान या सबसे ज्यादा फसल पंजाब में होती है, वहां किसान अपनी फसल को कहां बेचें? फसल मिट्टी के भाव बिक रही है, आपने उनके बारे में बात नहीं की। जब किसान रोड पर आता है तो आप उस कानून को समझाने की बात करते हैं, उस ऐसे कानून को जिस कानून से सिर्फ 1-2 सीजन तो फायदा होने वाला है, उसके बाद किसान बर्बाद हो जाएगा, उसके बाद किसान के हाथ में कुछ नहीं रहेगा, ना किसान के हाथ में खेती रहेगी, ना किसान के हाथ में जमीन रहेगी, अपनी जमीन रहेगी, ना किसान खुद रह पाएगा, किसान एक बंधुआ मजदूर बन जाएगा, किसान उन व्यापारियों का बंधुआ बन जाएगा, किसान ऐसे व्यापारियों का जो वो चाहेंगे उनको उसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर खेती में वो कहते हैं कि आलू बो तो किसान को आलू बोना पड़ेगा, अगर खेती में वो कहते हैं धान बो तो किसान को धान बोनी पड़ेगी, मगर अपनी मन की मर्जी न किसान कर सकता था न करता है। क्यों आखिर किसानों के साथ ये अत्याचार हो रहा है? क्यों आज देश जल रहा है? क्यों चारों तरफ धरने हो रहे हैं? लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज बंसी बजा रहे हैं, आज प्रोग्रामों में घूम रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी क्यों इस पे कोई भी बात नहीं करते? क्यों आज प्रधानमंत्री जी इसके बारे में चर्चा नहीं करते? क्यों अपने मंत्रियों को वहां भेज दिया जाता है? छोटी छोटी चर्चा पे तो आप मन की बात करने लगते हैं, मगर जब देश का सबसे बड़ा मुद्दा आता है तो आप मन की बात नहीं करते। तो दोस्तों आज समझने की ज़रूरत है, किसानों को समझाने की भी ज़रूरत है कि ये कानून बिल्कुल गलत हैं। अगर ये कानून ख़त्म नहीं हुए तो किसान ख़त्म हो जाएगा, किसान बर्बाद हो जाएगा। धन्यवाद।